हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो गया हूँ रामबाण सीरीज लेकर। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसमें हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्न यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना बच्चों, वो ये है कि हमें लिखना कितना होता है, किस तरीके से पैराग्राफ चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, ठीक ना। तो इन्हीं सब चीज़ों का समाधान यहाँ पे आपको मिलता है, एसआर क्लासेस पे मिलता है। तो तकरीबन 45 पार्ट हो चुके हैं इस सीरीज़ के, और हम लोग आगे बढ़ते हुए आज ये 46वां पार्ट लेकर के आए हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है बच्चों। पहला प्रश्न है कि एक तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसे कहते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाना है और उनके कार्यों का वर्णन करना है। 2018 में, 19 में, 22 में पूछा गया है। मान के चलो 23 में पक्का पूछा जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन आवेग को मस्तिष्क तक पहुंचाता है तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए सूचनाओं को या अनुक्रिया को उस अंग तक पहुंचाता है जिसके लिए मस्तिष्क ने ये सूचना या तो जो आदेश है वो दिया होता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी होती है, ठीक है बच्चों। ये बात हमने सबसे पहले लिख दिया न्यूरॉन के बारे में, ओके। अब हमें इसका एक नामांकित चित्र बनाना था बच्चों, जो कि ये रहा नामांकित चित्र। देखो कितना बेहतरीन ढंग से न्यूरॉन बनाया गया है। ये जो झाड़ियों जैसा दिख रहा है ना, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक। और ये बीच वाला जो है, इसे केंद्रक कहते हैं। और ये जो ताराकाय जो संरचना है ना बच्चों, इसे साइटोन कहते हैं, ठीक। और ये जो ऐसे डंटी चली आ रही है, इसे एक्सॉन कहते हैं। और इन डंटियों पर ये जो दिख रहा है आपको, ये इसे हम SA नोड कहते हैं बच्चों। ये माइलिन हो जाएगा और इसके बाद ये एक्सॉन वॉल्व कहलाता है। ये वाला चीज़, ये वाला हिस्सा एक्सॉन वॉल्व कहलाता है। और ये नीचे में लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं, ये जो ऐसे दाने दाने जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, इसे हम सूत्र युग्मन गांठें कहते हैं। सॉरी बच्चों, हाँ। अब थोड़ा सा इसका कार्य विधि को समझते हैं बच्चों। तो शरीर के किसी भी हिस्से से सूचना को दिमाग तक पहुंचाना हो तो डेंड्राइट सूचना को ग्रहण करता है। तो सूचना को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है बच्चों? डेंड्राइट्स करता है। ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। और साइटोन के पास भेज देता है, वो जो इस तरीके का जो संरचना था उसके पास भेज देता है, ठीक है। साइटोन में एक गुण होता है कि यह सूचना को विद्युत आवेश में बदल देता है, बिजली के रूप में। और तब यह सूचना एक्सॉन से होकर, मतलब वो जो डंडी नुमा संरचना था उससे होकर सूत्र युग्मन गांठ तक पहुंचता है। और तब सूचना एक से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है और इसी तरीके धीरे धीरे मेरुरज्जु तक पहुंच जाता है। पुनः मेरुरज्जु उसे मस्तिष्क तक पहुंचा देता है और फिर मस्तिष्क उस पर विचार करेगा, ठीक है। और निर्णय लेकर के जो आदेश, यहाँ पर सूचना ना बोल करके आप क्या लिखोगे? आदेश लिखोगे। मेरुरज्जु, हाँ, निर्णय लेकर आदेश मेरुरज्जु को देता है। मेरुरज्जु उस आदेश को क्या करता है बच्चों? लेकर उन अंगों तक पहुंचा देता है जहां से वो सूचनाएं आ रही थी। अतः उपर्युक्त न्यूरॉन के संरचना और उसकी कार्य विधि है। एक बार आप इसे देख सकते हैं। सूचनाओं को ग्रहण करने का जो कार्य है बच्चों, वो ये डेंड्राइट्स करता है। ये डेंड्राइट्स उस सूचना को साइटोन के पास भेज देता है। साइटोन उसको क्या करता है? बिजली के ये में रूप में बदल देता है। और यहाँ से ये सूचना नीचे आता है बच्चों, और कहाँ तक आता है? तो सूत्र युग्मन गांठों तक आता है। और जब ये गांठों के पास पहुँचता है तो इन गांठों के साथ एक दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जुड़ा हुआ रहता है। एक दूसरा न्यूरॉन है, मान लेते हैं ये है बच्चे एक दूसरा न्यूरॉन, ठीक ना। उसका डेंड्राइट्स यहाँ पर इस तरीके से ऐसे झाड़ी नुमा संरचना बना करके है। दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है बच्चों, जिसे हम सिनैप्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। और बिजली के रूप में यहाँ से वो सूचना क्या होता है? पार हो जाता है बच्चों। यहाँ फिर यहाँ से दूसरा ये के पास पहुँचेगा और बहुत तेज गति से ये कहाँ तक पहुँचता है? मेरुरज्जु तक पहुँचता है। और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक पहुँचा देने का कार्य करता है, ठीक। तो आपको ये जो बनाना है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा चित्र बनाना है। और यहाँ पर सूत्र युग्मन गांठ जरूर लिख दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप इसके इंपॉर्टेंस का अंदाजा पूछे गए जो साल है, जो नीचे लिखा गया है, उससे लगा सकते हो। परागन किसे कहते हैं? परागन पर वर्षा होने का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो बच्चों पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो घटना है ना बच्चे, उसे ही परागन कहते हैं। पराग कोश से पराग कण निकलता है, निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसे ही हम परागन कहते हैं। और ये परागन विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि हवा से हो सकता है, जल से हो सकता है, कीट से हो सकता है, ठीक, तथा पशु के द्वारा संपन्न होता है बच्चों, पक्षियों के द्वारा संपन्न होता है ना। अच्छा, परागन जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक को कहा जाता है स्वपरागन और एक को कहा जाता है परपरागन। स्वपरागन के, अब चूंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है ना, तो परागन के बारे में अगर पूछा जाए तो परागन 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो इतना ही काफ़ी है। परागन के बारे में लिखने को जितनी भी चीज़ें थी खत्म हो गई यहीं पे। अब 5 नंबर में पूछ दिया है तो अब आप कुछ तो बड़ा करोगे ना, तो फिर आप इसके प्रकार लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो स्वपरागन, तो स्वपरागन क्या होता है बच्चों कि कोई एक ये है पौधा है, ठीक ना, उस पर ढेर सारे फूल लगे हैं, तो किसी भी एक फूल के पराग कोश से ये परागकण निकले और उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या तो उसी पौधे के जो अन्य फूल लगे हुए हैं उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो यह घटना क्या कहलाता है? स्वपरागन कहलाता है। मतलब कि किसी भी एक पौधा में, मान लो कि ये एक पौधा है और इस पौधा में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, इस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फूल लगा है यहाँ के पराग कोश से परागकण निकलता है और इसी फूल के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचे तो स्वपरागन होगा। इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है, या तो इसी पौधा के मान लो यहाँ पर आकर के पहुंच रहा है, तब भी स्वपरागन है। लिखेंगे कैसे बच्चों? तो जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या कर करके इसको और थोड़ा लंबा करना था, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब पेड़ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, परपरागन किसे कहेंगे बच्चों? तो जब एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम परपरागन कहते हैं। मतलब कि एक पुष्प, एक पौधा है बच्चे, और इस पौधे के ये से परागकण निकलता है कोई भी एक पुष्प के परागकोश से, और एक दूसरा पौधा है यहाँ पर, दूसरी जगह पर यहाँ पर एक पौधा है और इस पर भी वही फूल वगैरह लगा हुआ है, तो इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है, तो ये परपरागन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात उठती है कि परागन पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों अगर वर्षा होगा तो परागकण जो है वो सब क्या हो जाएगा? वर्षा में धुल करके नीचे चला जाएगा, ठीक है, हाँ, और मिट्टी के साथ मिल जाएगा, तो परागन की घटना नहीं होगी। तो वर्षा होने के बाद परागकण घुल कर मिट्टी में चिपक जाएंगे और परागन नहीं होगा। अतः उपर्युक्त परागन का विवरण है बच्चों। तो ये था परागन के बारे में, और साथ ही साथ ये तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना है बच्चों। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियोस को बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, ज़्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं करता ताकि फिर भारी हो जाएगा तो फिर वही बात हो जाएगी, आप याद नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस बना करके दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग जितना इसे प्यार देना चाहिए उतना प्यार नहीं दे रहे हो बच्चों। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। अच्छा लगता है यार जब बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, तो ठीक ना। तो आप लोग इसे एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें एसआर क्लास के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट करके अवश्य बताना। अगर इसमें कुछ कमी बेसी है तो भी बताना यार, मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। जो अच्छा कमेंट होता है ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।